Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I have brought you a new poem with line wise हिंदी मीनिंग कंपोज बाय निसीम इजकेल। तो निसीम इजकेल की नई कविता लेकर आए हैं जो कि बीए कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएसजे कैंपस के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या अदर कॉलेजेस या अदर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं और आपके इसमें ये आप पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम को प्रेस्क्राइब किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको लाइन वाइज हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पोएम को समझाने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी लोगों को ये कहा जाता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह समझ भी आती है। तो अभी मैं कुछ सवालों को भी मैं यहाँ पर लूँगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी सवाल मेरे पास आ रहे हैं। जैसे कि एक तो एग्ज़ाम को लेकर है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम एसएसजे कैंपस के जो एनुअल ईयर के हैं, बीए फाइनल के हैं, उनके कब एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए अभी बीए फाइनल के एग्ज़ाम की डेट क्लियर नहीं हुई है और मैंने पहले भी बोला था मार्च के बाद आप मान के चलिए आ जाएगी। तो अभी अप्रैल शुरू चल रहा है, अप्रैल शुरू में अभी हो सकता है 10-15 दिन के अंदर, 10-15 तारीख तक के अंदर आपको कोई डेट शीट देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है अप्रैल में डिक्लेयर हो जाएगी। आप तैयारी जारी रखिए और तैयार रहें और वेट ना करें कि कब होगा, जब भी होगा एक अचानक से आ जाएगी, आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, एक हफ्ता 10 या 12 दिन का आपको वक्त मिलेगा और फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी रखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, फाइनल पढ़ रहे हैं, तो कंटेंट हमारे इसमें इंग्लिश लिटरेचर का पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज का पढ़ा हुआ है, तो आप उनको रेफ़र करें। आपने अगर पढ़ लिया है तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल में हैं तो आपको अगर लगा कि मेरी जो वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल हुए तो आप ये उनको भी शेयर करें जो आपको आज जिन्हें आप जानते हैं, और उन्हें रेफ़र करें कि भाई वो यहाँ से पढ़ें, यहाँ से वो कंटेंट ले सकते हैं और उनके साथ लिंक शेयर करें। दूसरा जो प्रश्न है वो जो पूछा गया था कि एक बार कि किस प्रकार से हम आंसर लिखें कि हम अच्छे नंबर ला सकें। तो अच्छे नंबर लाने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि हमेशा, कई बार मैंने आपको बताया है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो उस समय आंसर लिखते समय आप ऐसे टाइप में आंसर देना प्रेफर करें। ऐसे का टाइप का मतलब है जिसमें इंट्रोडक्शन हो, बाकी फिर बीच में और हेडिंग्स हो और लास्ट में कंक्लूजन हो। इस तरीके के आंसर अगर आप लिखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्योंकि आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं बजाय इसके कि आप प्लेनली लिख देते हैं। और प्लेनली लिखना है तो प्लेनली तब प्रेफर करें जब आपको अच्छी तरीके से आंसर ना पता हो, तब आप प्लेनली लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो पोएम्स होती हैं, जैसे सपोज ये पोएम जिसका मैं मीनिंग बताने जा रहा हूँ, तो उसकी लाइनों को भी आप ज़रूर लिखें। कोटेशन जो होती हैं, ठीक है, एज ए कोट उसे आप लिखें। वहाँ पर कहीं पर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोई लाइन वहाँ पर लिख दें जो पोएम की लाइन है, जो पोएम आपने पढ़ी है, ठीक है, उस सिलेबस की। अब सपोज ये इसी का आ जाता है पोएम डेडिकेशन के बारे में, अगर आपको आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो आप बीच बीच में उसकी कुछ लाइनें कोट कर दीजिए, लाइनें लिख दीजिए ब्लैक पेन से बड़े सजा के बहुत अच्छी तरीके से बीच बीच में, और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो उनकी लाइनों का यूज करते हुए अगर आप लिखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यही तरीके हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए, क्योंकि जब आप इस तरह से लिखते हैं, कोटेशन कर देते हैं और पढ़ी जो कविता आपने पढ़ रखी है, पोएम जो आपने पढ़ी उसकी लाइनें लिख देते हैं, और या आपने ऐसे पढ़ा है, जो टेक्स्ट पढ़ा है उसकी लाइनें अगर आप लिख देते हो, उनको लगता है कि हाँ भाई इसने बहुत अच्छी तरह से, इसका मतलब बुक पढ़ रखी है, इस लेसन को उन्हें काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा है तभी ये लिख रहा है यहाँ पर लाइनें, तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई इसने पढ़ रखा है और वो अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। इसके अलावा जब आप जो स्टेंजा वाइज जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है स्टेंजा का, तो मैंने कई बार बताया था, उसमें एक वीडियो भी मैंने डाल रखी है जिसमें एक्सप्लेनेशन के बारे में ये बताया, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो आप लिखते हैं, ठीक है, उसे हर बार अगर आपको 4 टाइम्स अगर लिखना है, 4 बार अगर आपको कहा जाता है 4 अगर में स्टेंजा या 4 पैराग्राफ का आपको एक्सप्लेनेशन करना है, तो चारों बार आपका जो लिखने का जो तरीका है वो अलग होना चाहिए। तो वीडियो में मैंने बताया कि कैसे लिखना है। और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जब लिखते हैं रेफरेंस के साथ उसे कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है, तो कुछ ऐसा लिखे कि जैसे पूरी पोएम के बारे में उससे पता चल जाए कि पूरी पोएम में क्या कहा गया है। लास्ट में एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप वहाँ पर क्रिटिकल कमेंट भी जरूर लिखें। क्रिटिकल कमेंट का मतलब होता है आलोचनात्मक व्याख्या या क्रिटिकल एप्रिसिएशन। 3 या 4 पॉइंट आप लिख दीजिए कवि के बारे में, कविता के बारे में। यहाँ पर अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया तो उसके बारे में लिखें, या कोई आपको लगता है कोई भी जो अच्छा पॉइंट अगर आपको लगा है उस पैसेज में, उस पैराग्राफ में, उस लेसन में, तो उनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम बर्बाद करे हुए हम अब मीनिंग बताना शुरू करते हैं। और
देखते हैं यहाँ पर क्या मीनिंग है। द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम्स इज रादर स्मॉल। तो देखिए यहाँ पर जो कविता है ये आप पोएम ऑफ डेडिकेशन है, एक समर्पण है, एक समर्पण दिया गया है। और यहाँ पर जीने का जो तरीका है, हाउ वी शुड लीड द लाइफ, कि हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए, कुछ उसकी झलक यहाँ पर मिलती है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम, तो जो कवि है वो बेसमेंट रूम में खड़ा हुआ है। बेसमेंट रूम अगर आपको समझाना चाहूँ तो एक तरीके से मतलब ज़मीन है, लैंड है, और वहाँ पर आपने खोदते हैं और खोद कर अगर इस तरीके का तहखाना आप बना देते हैं और ठीक है अंदर आपने कमरा बना दिया है ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड अगर कहें, ठीक है, तो अंडरग्राउंड वे है। तो सीढ़ियों से नीचे होते हुए आप अंडरग्राउंड वे में आ जाते हैं और वहाँ पर अगर खड़े होकर अगर आप बाहर का नज़ारा देखेंगे तो वहाँ से आपको जो बाहर का नज़ारा है वो कैसा दिखेगा, थोड़ा स्मॉल दिखेगा। तो कुछ यही कहा गया है कि जो कवि है, जो पोइट है, पोइट इज स्टैंडिंग इन द बेसमेंट, वो बेसमेंट में खड़ा हुआ है, एंड ही इज लुकिंग आउटसाइड। ओके, तो द व्यू फ्रॉम द बेसमेंट, तो बेसमेंट में जो कमरा है वहाँ से मैं अगर नज़ारा देख रहा हूँ बाहर का, इज रेदर स्मॉल, वो ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा, इन कंपैरिजन ज़्यादा स्मॉल नज़र आ रहा है। और दिख रहा है तो क्या क्या दिख रहा है वो यहाँ पर इस स्टेंजा में बताया है, 3 स्टेंजा में बटा हुआ है। अ पैच ऑफ टू और ग्रीन, तो क्या दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो धरती है, जो हरा भरा ग्रासलैंड है, वो उसके वो पैच माने एक टुकड़े का समान, जैसे छोटे पैच होते हैं, जैसे अगर हमारा कुछ जैसे कपड़े फट जाते हैं तो हम वहाँ पर पैचेस लगा देते हैं ना, ठीक है, तो वो पैचेस जैसे लग रहे हैं। जो ग्रीन ग्रासलैंड है वो कैसा लग रहा है, वाइड व्यू नहीं मिल रहा है, छोटा सा व्यू है, तो ऐसा लग रहा है कि छोटा सा टुकड़ा है। तो जो ग्रासलैंड है वो 1 या 2 टुकड़े के, हर छोटे टुकड़े के समान लग रहे हैं। अ बिट ऑफ स्काई, और जो स्काई है वो उसका भी जो टुकड़ा है वो एक छोटे से टुकड़े के समान नज़र आ रहा है। चिल्ड्रन हर्ड बट नेवर सीन, बच्चों की आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक पुरानी दीवार है, एन ओल्ड वॉल, 2 ट्रीज, एक पुरानी दीवार दिख रही है, 2 पेड़ दिख रहे हैं। अ वॉशिंग लाइन बिटवीन, और 2 पेड़ों के बीच में एक वॉशिंग लाइन, पतली सी लाइन बिटवीन दिख रही है। विंडोज गैप, विंडोज विद हाई कर्टन, और खिड़कियां दिख रही हैं जिसमें ऊंचे लंबे कर्टेन पर्दे टंगे हुए हैं। टू ब्लॉक द आउटवर्ड आई, ताकि बाहर से कोई मतलब बाहर से कोई अंदर ना झांक सके। ये सब उसको दिख रहा है वहाँ पर खड़े होकर। इट सीम्स दैट नथिंग चेंजेस नथिंग ग्रोज, ऐसा लग रहा है जब मैं बाहर देख रहा हूँ तो जैसे कि कुछ नहीं बदला है और ना ही कोई चीज़ में विकास हुआ है, ना ही वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही कोई चीज़ बढ़ रही है, वो जैसी है वैसी की वैसी ही नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ नहीं बदला है और वो सारी चीज़ें वैसी की पहले ही जैसी हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है। बट सडनली द माइंड इज लूज्ड ऑफ चेंज, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर इमेजेस की चेन बन रही थी, एक के बाद एक इमेज आपको बताएगी कि उसने ये देखा, ये देखा, ये देखा, लेकिन अब वो जो सडनली जो माइंड है वो ढीला पड़ गया है और जो इमेजेस की चेन थी, जो कि एक कड़ी बन रही थी एक के बाद एक इमेज की, वो अब नहीं बन रही है। अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है या कुछ दिख नहीं रहा है, अब वो इमेजेस आगे बन नहीं रही है। एंड प्योरीफाइज इटसेल्फ बिफोर द वार्म मेडिटेरियन, और मेरा जो मस्तिष्क है वो ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मेडिटेरियन सी जो है, जो कि भूमध्य सागर है, ठीक है, तो भूमध्य सागर की जो गर्म हवाएं हैं वो उन्होंने मानो कि मेरे मस्तिष्क को प्योर कर दिया है, उन्होंने मेरे मस्तिष्क को पवित्र कर दिया है। विच फिल्स द वेन्स, जो कि जो मेरी नसें हैं, मेरी जो रक्त वाहिकाएँ हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, वो वेन्स जो हैं, ठीक है, वो उसमें गर्माहट भर गई है, उसमें ऊर्जा आ चुकी है। टू मेक द बॉडी ब्यूटीफुल एंड लाइट, और जो मेरा शरीर जो मुझे भारी भरकम महसूस हो रहा था, जो उसने मेरे शरीर को सुंदर और हल्का बना दिया है। हैवीनेस ऑफ लिम्स, और जो भारीपन था, लिम्स माने पार्ट्स ऑफ बॉडी का, ऑफ सोल, और आत्मा का जो भारीपन था, ऐसा लग रहा है कि मानो उसका मेडिटेरियन सी वहाँ पर मजाक बना रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसका मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि अब वहाँ पर उसका जो शरीर है और उसकी जो आत्मा है बड़ी हल्की हो चुकी है, भारीपन महसूस नहीं हो रहा है, बहुत ही शांति महसूस हो रही है। और आई क्लोज द आई टू सी, और मैंने अब अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि अब तक वो जो दृश्य देख रहा था, जो फिजिकल फीचर्स देख रहा था, ठीक है, वो जो भौतिक संसार देख रहा था अपनी आँखों से,
तो वो बहुत छोटा दिख रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया है, अब आई क्लोज द आई, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ टू सी द बेटर साइड, और मुझे बेटर साइड देखने के लिए मैं और क्या करता हूँ, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो नज़ारा जो भौतिक आंखों से मैं देख रहा था वो तो नहीं देख पाया, तो मैं अब आत्मिक आंखों से उस नज़ारे को देखना चाहता हूँ। तो देख रहा हूँ और ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। देयर इज अ लैंडस्केप। अब देखिए क्या नज़र आ रहा है, पहला जो स्टेंजा था वहाँ आपने देखा उसको अपनी भौतिक आंखों से, जब वो अपनी शरीर की आंखों से देख रहा था तब वो कैसा देख रहा था, अब वो अपनी मन की आंखों से देख रहा है। तो अब क्या देख रहा है, जरा यहाँ पर देखिए, दिस लैंडस्केप, यहाँ पर एक पृथ्वी का नज़ारा है। सर्टेनली द सी, और निश्चय ही जो सी सागर है, अमोंग इट्स ब्रॉड रियलिटी, जो कि असीमित बहुत ही विस्तृत वास्तविकताओं के बीच में है, एंड अट्रैक्ट, वास्तविकता से भरा हुआ है, एंड अट्रैक्ट बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ द फ्री, और फ्री डेमोनियक लाइफ विद इन। और ये मेरा ध्यान खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि जो सागर है, कह रहा है जो पृथ्वी का जो नज़ारा है अब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत दिख रहा है। पहले देख रहा था तो छोटे पैचेस के रूप में दिख रहा था, अब लैंडस्केप क्या दिख रहा है, बहुत ही वाइड व्यू दिख रहा है। ठीक है, सर्टेनली द सी, और जो सागर है जो कि बहुत ही विशाल है, वो मेरा ध्यान खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सिंबल है ऑफ द फ्री डेमोनियक लाइफ, मतलब जो एक आज़ाद जो समुद्र है उसे बांधा नहीं जा सकता, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे किसी लिमिटेशन में बांध नहीं सकते। और वो डेमोन जैसा है, जैसे एक दैत्य विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है दानव, वैसे जैसी जिंदगी इसमें समाई हुई है, इसके अंदर ये समेटे हुए है, एंड जिंदगी का साथ समेटे हुए है। हार्डली सजेस्टेड बाय द सरफेस फैक्ट, जिस प्रकार से आप हार्डली बहुत ही मुश्किल से सजेस्टेड बाय द सरफेस ऑफ फैक्ट, जो समुद्र की सतह है उसका पता नहीं लगा सकते कि वह कितना गहरा है। एंड रिवर व्हाट अ मैन कैन होप, और जो नदी है, जो नदी है व्हाट अ मैन कैन होप, की एक आदमी जो एक मनुष्य जो आशा करता है टू विन, जिस मतलब वहाँ पर एक तरीके से नदी जो है, नदियाँ जो है, जैसे सागर जो है एक तरीके से गहराई का प्रतीक है। जीवन जिस प्रकार से बहुत ही मनुष्य का जीवन बहुत ही विशाल है, बहुत ही गहरा है, उसको समझा रहा है। इसी प्रकार से जो नदी है, नदी मनुष्य को एक आशा देती है कि भाई जीतने की कोशिश करते रहो अपनी ज़िंदगी में, जो आपके लाइफ में है। देयर आर मैनी ऑब्स्टिकल्स कम टू लाइफ, ठीक है, तो ज़िंदगी में कई सारे बाधाएँ आती हैं, मान लिया बाधाएं आती हैं, बट वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, वी शुड ऑलवेज रेडी टू फेस देम। ओके, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उनके सामना करने के लिए, एंड वी शुड ट्राई टू विन, वी शुड स्ट्रगल टू विन, और हमें संघर्ष करना चाहिए जीतने का। कुछ यही संदेश नदियाँ भी दे रही हैं, जो कि सामने कई सारे बाधाएं आती हैं तो वो अपने रास्ते खुद ब खुद बनाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। बाय सिंपल फ्लोइंग, सिंपल तरीके से फ्लो करती है, आगे बढ़ती जाती है। लर्निंग हाउ टू फ्लो, और यहाँ पर एक सीख दे जाती है इंसान को कि किस तरीके से फ्लो करना है ज़िंदगी में, कैसे आगे बढ़ना है बिना रुके हुए। एंड ट्रीज इम्प्लाई एन ऑब्वियस नीड टू रूट, और जो पेड़ हैं, एंड ट्रीज, और जो पेड़ हैं इम्प्लाई, वो अपने अंदर सजोए हुए हैं, वो बताना चाहते हैं कि एन ऑब्वियस नीड ऑफ रूट्स, की क्या ज़रूरत है, रूट्स की, जड़ों का क्या महत्व होता है, ये पेड़ हमें बखूबी बताते हैं। क्योंकि क्या महत्व है, क्या महत्व है जड़ों का, वो हमें अच्छी तरीके से हमें पेड़ समझा सकते हैं। क्योंकि पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो जब तक वो उसकी जड़ें गहरी हैं, जड़ें पकड़े हुए हैं, तब तक वो हरा भरा रहेगा, वहाँ से नरिशमेंट प्राप्त करता रहेगा, तब तक वो ग्रोथ होती रहेगी उसकी। लेकिन जिस दिन वो अपनी जड़ें खो देगा या उसकी जड़ें से उसे उखाड़ दिया जाएगा, वो सूख जाएगा, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और वो मृत हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ मनुष्य का भी है। तो यहाँ पर मनुष्य के लिए यह संदेश है, भाई अपनी जड़ों को मत भूलो। आप जिस भी जहाँ से आए हो, ये ध्यान रखना चाहिए आप कौन हो, आप मनुष्य हो। मानवता आपका सबसे बड़ा धर्म है, और उस मानवता को आपको नहीं भूलना है। कोई भी है, चाहे अगर हम धर्म की, रिलीजन की बात करें, चाहे हम कल्चर की बात करें, चाहे हम देश के बारे में बात करें, तो जब आप अपनी जड़ें भूल गए जिस दिन आप, तो आप अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब जड़ें उखड़ जाएं, अगर जड़ सहित अगर उखाड़ दिया जाए पेड़ को, तो पेड़ का अस्तित्व नहीं रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपना अस्तित्व खो देता है जिस दिन वो अपनी जड़ें भूल जाता है। सो वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, बिसाइड्स दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो सभी प्रकार की जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, तो मनुष्य को बहुत जल्दी होती है आगे बढ़ने की, या बहुत जल्दी वो चाहता है कि उसको सफलता मिल जाए, बहुत जल्दी वो चाहता है उसकी प्रोग्रेस हो जाए। तो भाई इतनी जल्दीबाजी कहाँ की है आपको आगे बढ़ने की। बिसाइड दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिक
ग्रोथ होती है। तो ऑर्गेनिक खेती अगर आप जानते होंगे, केमिकल होती है, ऑर्गेनिक होती है ना। तो ऑर्गेनिक खेती जो होती है उसमें क्या होता है, जो पेड़ों का जो विकास होता है, जो खेती का विकास होता है, वो माना भले ही स्लो होता है लेकिन वो होता ओरिजिनल है। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक खेती है, जो जेन्यून ग्रोथ होती है, वो हमेशा ध्यान रखना स्लो होती है। तो जल्दीबाजी आपको बढ़ना नहीं है। बोथ पोइट्री एंड लिविंग इलस्ट्रेट, तो दोनों ही जो पोइट्री हैं, जो कविता है और जो जीवन है, वो इस बात को साबित करता है कि जो जेन्यून ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन पेक्यूलियर फ्रूट, और हमें बहुत जल्दी परिणाम के लिए हमें बहुत व्याकुल एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जो सीजन होता है, जो फल होता है, वो अपने सीजन में ही आता है। तो हर सीजन का एक फल होता है। अगर आप मैंगो लेंगे तो आपको पता होगा मैंगो गर्मी में आते हैं, उसके बाद ठीक है। तो जो फल है, जैसे काफल है, काफल अगर पहाड़ों की बात करें तो काफल अभी इस समय आता है, यहाँ पर अप्रैल या मई के बीच में आने शुरू हो जाते हैं, तो काफल आता है। तो हर फ्रूट जो है, हर ऋतु का एक अपना फ्रूट है। जाड़ों में नींबू वीबू आते हैं, आपके देखा होगा, ठीक है, अखरोट है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हर सीजन का अपना एक क्या है, फल है, और वो अपने समय में ही आएगा। आप ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी करेंगे तो वो आपको नहीं मिलने वाला। तो अ टाइम टू एक्ट, यहाँ पर ये संदेश है कि भाई समय रहते समय से आपको काम करना चाहिए। अ टाइम टू कंटेम्पलेट, और समय से आपको विचार करना चाहिए, कंटेम्पलेशन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। मतलब थिंक बिफोर यू लीप, मतलब कुछ करने से पहले आपको अच्छी तरीके से विचार कर लेना चाहिए। तो कई सारे संदेश ये कविता अपने आप में देती जा रही है। नाउ द थर्ड स्टेंजा, तो दो में हमने देखे कि पहले वाले जो स्टेंजा में उसने कहा कि अभी अभी मुझे ये दिख रहा है, जब वो अपनी भौतिक आंखों से देख रहा है, शरीर की आंखों देख रहा था, मन की आंखों से देखा तो काफ़ी विस्तृत नज़ारा उसे देखने को मिला। अब यहाँ पर कह रहा है द इमेज इज क्रिएटेड ट्राई टू चेंज, जो इमेज है, तो यहाँ पर आपने देखा पहले क्या इमेज आ रही थी, फिर उसके बाद बदलाव आया। तो कह रहा है जिस प्रकार से देखा आपने कि इमेज बदल गई, इमेज इज क्रिएटेड, जो इमेज क्रिएट की गई, ट्राई टू चेंज, हमें उसमें बदलाव करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। तो जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर, नॉट टू सीक रिलीज बट रेजोल्यूशन। हमें ये नहीं है कि हमें भागना है, भागने की कोशिश मत करिए, बल्कि जो रेजोल्यूशन है, बल्कि फर्म डिटर्मिनेशन के साथ फेस द चैलेंजेस, फेस द प्रॉब्लम को आप फेस करिए, उसको आप समस्या का समाधान ढूंढिए। नॉट टू हैंकर फॉर अ वाइड, और कभी ये मत सोचिए, हैंकर करने की कोशिश मत कीजिए, मतलब डोंट ट्राई टू गेट द इम्पॉसिबल थिंग्स, उन चीज़ों को जो संभव नहीं है उनके लिए, जैसे कौन से संभव नहीं है, किस चीज़ के लिए कह रहे हैं यहाँ, गॉड लाइक रेंज, जैसे दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने की मत सोचिए कि आपको बहुत कुछ ज़्यादा बहुत कुछ बड़ा करना है, इसकी चाहत मत रखो, या बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा जैसे भगवान के जैसे अगर आप शक्ति पाने चाहते हैं, ऐसी आशाएं आप ना कीजिए कि आपको वो शक्तियां मिल जाए जैसे भगवान के पास है। तो भगवान बनने की कोशिश में मत रहिए, क्योंकि असंभव है ऑफ थॉट, और ना ही ऐसा विचार कीजिए। नॉर द मैटाडोर डिटेक्स डेक्सटेरिटी, और ना ही मैटाडोर, जो एक मैटाडोर होता है स्पेन में शायद ये खेल होता है जिसमें एक बुल फाइट होती है, जिसमें सांड से लड़ाई करता है एक व्यक्ति, उसे मैटाडोर कहा जाता है। और मैटाडोर जैसी आपकी जो चालाकियां हैं, वैसी चालाकियां भी आपने अंदर लाने की कोशिश मत कीजिए। आई डू नॉट वॉन्ट द योगीज कंसंट्रेशन, और ना तो मैं कह रहा है कि यहाँ पर कभी ना तो मुझे योगी जैसा ध्यान चाहिए, ठीक है, और ना ही मुझे मैटाडोर की जैसी चालाकी चाहिए, और ना ही भगवान की जैसे शक्ति चाहिए। आई डोंट वांट द परफेक्ट चैरिटी, और ना ही मुझे परफेक्ट चैरिटी चाहिए। ये ऑफ संत, जैसे संत को मिलती है, संत के या महात्मा को जो चैरिटी मिलती है, इस तरह की चैरिटी नहीं चाहिए। नो द टायरेंट्स एंडलेस पावर, और ना ही किसी राजा या महाराजा की तरह मुझे टायरेंट बनना, ना ही अत्याचारी बनना है, अत्याचारी राजा की तरह मुझे एंडलेस पावर चाहिए। ये सारी चीज़ों की मेरी आकांक्षा है, एस्पिरेशन मेरी नहीं है। आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनिटी, मैं तो एक मनुष्य हूँ, और मैं मनुष्य जैसी अगर मुझे बस मानव जीवन में संतुलन अगर ये भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बस एक ह्यूमन बैलेंस चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ह्यूमैनिटी की, कि ह्यूमनली मैं ह्यूमन बना रहूं। इतना भी अगर मैं रह गया ज़िंदगी में, अगर ह्यूमन बन पाया तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो वह भगवान नहीं बनना चाहता, शक्तियाँ प्राप्त नहीं करना चाहता, बस ये चाहता है कभी मैं बस ह्यूमन भी बन जाऊं। अगर मैं मानव भी बनकर रह गया, मानवता के साथ में जी गया ये ज़िंदगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्वायर्ड फ्रूटफुल इन कॉमन आवर, देखिए जो फ्रूट है, जो फल है, वो अपने समय में आएगा, वो आपको समय रहते मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा। और कह रहा है दिस एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, ये जो मैंने ये पोएम लिखी है, मैं एलिजाबेथ के लिए लिखी है, एलिजाबेथ को मैं डेडिकेट करता हूँ। इज माई क्रिएशन
ये जो मेरी क्रिएशन है स्टेडेड इन द टर्म्स ऑफ पोइट्री, इसके जो नियम है जो कविता के, और ये जो मैंने कविता लिखी है ये उनको मैं समर्पित करता हूँ। आई ऑफर इट टू यू, सो आई ऑफर इट टू यू इन डेडिकेशन, और ये कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो यहाँ पर ये कविता एलिजाबेथ के लिए उन्होंने यहाँ पर समर्पित की है। ठीक है, तो ये था इस कवि का संदेश। यहाँ पर कवि ने जीने का तरीका हमें बताया है। अगर आपको ये जो पोएम है, पोएम का लाइन वाइज मीनिंग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।